Hello friends, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 20 and 21। मोयान हुआचिंगो को फ्लो ऑफ लाइट ले जाने के लिए डांटता है, पर बाइजुआ तब तक कह देता है कि उसने ही उसे फ्लो ऑफ लाइट दिया था। शैंग कहता है अब जो सब कुछ ठीक हो चुका है तो उन्हें ये बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन हुआचिंगो अगली बार से बिना पूछे डीटी डिवाइसेस नहीं ले जा सकती। हुआचिंगो इस बात के लिए मान जाती है। कुछ दिनों के बाद डोंगफांग भी ठीक होकर सू राज्य वापस लौट जाता है। हुआचिंगो बाइजुआ को अवॉइड कर रही होती है और बाइजुआ भी इस बात को नोटिस करता है। वो हुआचिंगो को समझाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उन्हें जितना सोचेंगे वो उतना कंफ्यूजिंग बन जाएंगी। वो उसे बोलता है अगर उसे कोई बात सता रही है तो उसे उसका सामना करना चाहिए। वो जितना उसे अवॉइड करेगी उतना ज़्यादा वो होकर रहेगा। हर चीज़ को नेचुरली होने दो, उससे ही तुम्हारी ज़िंदगी शांत रहेगी। हुआचिंगो को भी लगता है कि बार बार वही बात सोचने से केवल उसे दर्द ही मिलेगा, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को अब तक रखकर अपने टीचर की सेवा अच्छे से करेगी। बाइजुआ कहता है वो कुछ दिनों के लिए इंसानी दुनिया में जाएगा तो वो साथ में हुआचिंगो को भी ट्रेनिंग के लिए ले चलेगा। हुआचिंगो कहती है जू माउंटेन अब पहले से बेहतर हो गया है तो वो यूनिंग को सेक लीडर की पोजीशन देने का सोच रही है। बाइजुआ कहता है तो ठीक है, हम जू माउंटेन भी जाएंगे। अगली सुबह जाते वक्त हुआचिंगो बाइजुआ से पूछती है कि उनकी ट्रिप का मकसद क्या है। बाइजुआ कहता है वो सिंपैथाइज लाइफ स्वॉर्ड ढूंढने सू राज्य जा रहे हैं। उनकी ये बात क्विंग शुई भी सुन लेती है और उनका पीछा करने लगती है। अपना सफर बाइजुआ और हुआचिंगो नाव से जाकर करते हैं। तेज धूप और गर्मी का बाइजुआ पे कोई असर नहीं होता तो हुआचिंगो अपने टीचर के पीछे छिप जाती है। जब वो अपने सफ़र में ही होते हैं तो उन्हें एक इंसान मिलता है जिसको सांप ने काट दिया था। वो उसके शरीर से जहर निकालते हैं और उसे ठीक करते हैं और उसका गांव पूछते हैं। वो कहता है कि वो लोटस फ्लावर विलेज से आया है, जो कि हुआचिंगो का ही गांव होता है। वो उसे वहां तक छोड़ने आते हैं, तब एक इंसान हुआचिंगो को देखकर बोलता है दानव लड़की वापस आ गई है। दूसरी तरफ क्विंग शुई मैंग से मिलने सू राज्य पहुंच जाती है। मैंग उससे वापस जाने को बोलता है तो वो उसकी दासी की जगह महल में काम करने लगती है। ये देखकर मैंग कहता है वो कुछ दिनों के लिए महल में रुक सकती है, लेकिन उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुआचिंगो और बाइजुआ उसके पुराने घर में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ की साफ सफाई करते हैं। हुआचिंगो अपने पिता की कब्र में आकर उनके सामने सर झुकाती है और उन्हें प्रणाम करती है। फिर हुआचिंगो मोबिंग की दी हुई तलवार दफनाने लगती है और उसे हमेशा के लिए भूलना चाहती है। बाइजुआ उसको दुखी देखकर उसे सब सच बताने के लिए आता है और बोलता है चैंग लियो का सैक लीडर बनने से पहले मैं इंसानी दुनिया में ट्रेनिंग के लिए आया था। वो बताता है कैसे उसे एक लड़की मिली जिसके पिता की जान वो काबिल होने पर भी नहीं बचा सका और इसी बात के लिए उसे आज तक अफसोस है। वो हुआचिंगो से माफ़ी मांगता है और बताता है वो ही मोबिंग है, लेकिन आज तक उसे सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं थी। हुआचिंगो रोते हुए अपने कमरे में आती है और सोचती है जब उसने मोबिंग को भूलने का चाहा तब ही उसके टीचर ने उसे सच्चाई क्यों बताई। वो ये बात हमेशा के लिए छिपा भी तो सकते थे। दूसरी तरफ बाइजुआ के पास जीजुन आती है। हुआचिंगो का घर देखकर वो बाइजुआ से कहती है अच्छा यही वो लड़की है जिसके पिता की तुमने जान नहीं बचा पाए। अगर उसे बात पता चलेगी तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। बाइजुआ कहता है मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। फिर वो हुआचिंगो के पिता की कब्र में आकर बोलता है हुआचिंगो अब बड़ी हो चुकी है, उसे सच जानने का पूरा अधिकार है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो मुझे माफ़ करे या नहीं। जीजुन हुआचिंगो के पास आकर उसे उकसाने लगती है और कहती है तुम्हारे पिता के असली हत्यारे तो गांव वाले हैं, तुम्हारे टीचर और मैं तो बस वहां से गुजर रहे थे। हुआचिंगो कहती है जब आप लोगों के पास पावर थी तो आपने मेरे पिता को क्यों नहीं बचाया। जीजुन कहती है क्योंकि तुम्हारे गुरु अपने सैक लीडर की पोजीशन नहीं गंवा सकते और मैं बाइजुआ को नहीं गंवा सकती, इसलिए वो इसे गांव वाले को मार डालकर अपने पिता की मौत का बदला लेने को बोलती है। हुआचिंगो वहां से भागकर जंगल में आ जाती है। तभी वहां गांव वाले आकर उसे कैद कर देते हैं और गांव के बीचों बीच उसे पकड़कर जला देने को बोलते हैं। हुआचिंगो को याद आता है कैसे जब गांव वालों ने उसके घर जला दिया था तब उसके पिता की मौत हो गई थी और वो अपने जादू से सारी रस्सियां तोड़ देती है और एक इंसान को रस्सियों से अपनी जगह बांध देती है। ये देखकर सारे गांव वाले डर के भाग जाते हैं। हुआचिंगो उसे जलाने के लिए अपने हाथ में मशाल पकड़ देती है, लेकिन तभी वहां बीच में बाइजुआ आ जाता है।
जीजुन दोबारा टेलीपैथी से वाचिंगो को ना रुकने के लिए बोलती है, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आती है कि वो लोग बस डरे हुए हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वाचिंगो मशाल फेंक देती है। उस आदमी की बच्ची वहां आके बोलती है, मेरे पिता को मत मारो। उस समय वाचिंगो को समझ आता है जो बीत गया वो इसे वापस नहीं ला सकती और वो उस आदमी को आज़ाद कर देती है। बाइजुआ जीजुन के पास आके बोलता है, तुम यही चाहती थी ना कि मैं और लिटिल बोन्स तकलीफ में हो। अगर तुम्हें किसी बात से परेशानी है तो तुम मेरे पास आओ, लिटिल बोन्स को टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजुन कहती है, मैंने केवल ये वादा किया था कि मैं वाचिंगो को नहीं मारूंगी, बाकी चीज़ों के लिए मेरे मूड पे डिपेंड करता है। वाचिंगो बाइजुआ के पास आके बोलती है, मूविंग तो केवल एक मेमोरी थी, लेकिन मेरे टीचर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे मैं कभी अलग नहीं होना चाहती। सुपीरियर इमॉर्टल जीजुन गलत हैं। दुनिया में केवल नफरत ही नहीं है, बल्कि प्यार और माफ़ी भी है। अगर मैं गांव वालों को माफ़ कर सकती हूँ तो अपने टीचर को क्यों नहीं, जो पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। अगले सीन में मैंग क्विंग शुई के साथ अपने बड़े भाई के बुलाने पर ज्वेलरीज देखने आया होता है, लेकिन उसका भाई बगावत करके उसे मारने की कोशिश करता है और बताता है जनरल ली पहले ही मारे जा चुके हैं, तो अब उसकी रक्षा करने के लिए कोई सेना नहीं है। डोंगफांग सोचता है शायद ऐसे ही मैंग को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। मैंग अपने भाई से लड़ रहा होता है कि तभी उसके हाथ से किंग स्वॉर्ड हवा में जाकर चमकने लगती है। थोड़ी ही दूरी पर खड़े बाइजू और वाचिंगो ये देखकर उन्हें बचाने आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाते हैं। वो स्वॉर्ड किंग मिंग के पास ही रह जाती है। किंग मिंग डोंगफांग को उसके लिए काम करने को बोलता है और डोंगफांग मान जाता है। महल में आकर किंग मिंग को वही नकाबपोश मिलता है जिसने पहले वाचिंगो की मदद की थी। वो उससे कहता है कि भले तुम अब नए राजा बन चुके हो, लेकिन मिंग चैंगलियो का डिसाइपल है, वो उनकी मदद से तुम्हें आसानी से हरा सकता है, इसलिए उसकी मदद केवल कस्टोडियन ऑफ लॉ ही कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें किंग स्वॉर्ड चाहिए। किंग मिंग मान जाता है। अगली सीन में मैंग बहुत दुखी होता है तो वो अकेले वॉक पर जाता है, पर क्विंग शी भी उसके पीछे आ जाती है। अपने राज्य घूमते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी प्रजा कितनी तकलीफ में है। ऊपर से उन्हें दुगना टैक्स पे करने का ऑर्डर आता है जो उनके बस का नहीं होता। थोड़े आगे जाने पर वो देखते हैं सैनिक आम जनता को परेशान कर रहे हैं। वो वहां जाकर उनकी मदद करते हैं, तभी वहां वो नकाबपोश और कस्टोडियन ऑफ लॉ आके मैंग को घायल कर देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि किंग शुई उसको आकर बचा देती है। उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइजू और वाचिंगो वहां आ जाते हैं। वापस आने के बाद मैंग बाइजुआ से कहता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वो एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बनना चाहता है। बाइजुआ कहता है वो मैंग की मदद करेगा क्योंकि कस्टोडियन ऑफ लॉ किंग स्वॉर्ड के पीछे है, मतलब वो जरूर सिंपैथाइज लाइफ स्वॉर्ड होगी। बाद में वाचिंगो बाइजुआ से पूछती है कि वो मैंग की मदद कैसे करेंगे, क्या उन्हें चैंगलियो के डिसाइपल्स बुला लेने चाहिए क्योंकि मैंग के पास तो अपनी सेना है नहीं। बाइजुआ कहता है चैंगलियो सियासत से दूर ही रहता है, वो उसको उसके लिए एक इंसान को ढूंढने को बोलता है। वाचिंगो डोंगफांग के घर आकर उस पर हमला करने लगती है और बोलती है तुमने बगावत के वक्त कुछ मदद क्यों नहीं की। वो बोलता है उसने ही ऑनरेबल सुपीरियर को उसे यहाँ भेजने को बोला था, ऊपर से उसने पहले ही मैंग को इत्तला कर दिया था, पर मैंग ही लापरवाह था। वो बताता है नए राजा ने चारों तरफ जासूस रखे हुए हैं, इसलिए उन्हें एक नाटक करना पड़ेगा। वाचिंगो सबके सामने उसे अपने दोस्तों से गद्दारी करने पर सुनाकर वहां से चली जाती है। ये बात डोंगफांग का नौकर किंग मिंग को आके बताता है और उसे विश्वास हो जाता है कि डोंगफांग उसके लिए वफादार है। रात को वो नकाबपोश दोबारा मैंग को मारने के लिए आया होता है, तभी वह वाचिंग और डोंगफांग आ जाते हैं और उसका नकाब उतार देते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से अपना चेहरा ढका देता है और वहां से भाग जाता है। बाद में वो सब महल में घुसकर किंग मिंग को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अगले दिन जब वो महल जाते हैं तब प्रवेश द्वार में कस्टोडियन ऑफ लॉ ने जादू किया हुआ था, जिसे डोंगफांग तो पार कर देता है, लेकिन वाचिंगो क्विंग शुई और मैंग चैंगलियो के डिसाइपल होने पर पार नहीं कर पाते। आखिर में उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अब बाइजुआ एक नए तरीका सोचता है और क्विंग शुई को अपने काम के लिए भेजता है। कुछ समय बाद वाचिंगो डोंगफांग और मैंग उससे मिलने नदी के किनारे आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि क्विंग शुई जोगू राज्य की राजकुमारी है। उसने अपने पिता से मैंग के लिए आर्मी मांगी है। मैंग कहता है लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। तब क्विंग शुई बताती है उसने पिता से कहा है कि उसे आर्मी अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए चाहिए, बस बदले में उसे उसके पिता के लिए मैरिज प्रपोजल लिखना होगा।
मैंग ऐसा करने को मना कर देता है क्योंकि ऐसे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लेकिन डोंगफंग, वाचिंग और क्विंग शुई खुद ही उसकी राइटिंग की नकल उतारकर मैरिज प्रपोजल लिख देते हैं और मैंग को बताते हैं कि उसे सेना लेने के लिए क्विंग शुई से शादी करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में डोंगफंग किंग मिंग को आकर बताता है जाओगो राज्य की सेना ने हमला कर दिया है और वो 3 शहर जीत चुके हैं। वो उसे आइडिया देता है कि अगर वो किसी तरह जंग जीत जाए तो प्रजा के सामने उसका मान और भी बढ़ जाएगा। किंग मिंग खुद जाकर लड़ने का फैसला लेता है। बाद में कस्टोडियन ऑफ लॉ किंग मिंग को आकर सतर्क करते हैं और बोलते हैं ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन वो कस्टोडियन ऑफ लॉ की एक बात नहीं सुनता और अगले दिन लड़ने के लिए खुद चला जाता है। सामने से वाचिंगो, क्विंग शुई और मैंग भी लड़ने आ जाते हैं। वो नकाबपोश भी उन सैनिकों के बीच में ही छिपा होता है। वो वाचिंगो को देखकर सोचता है कि मतलब बाइजुआ भी आसपास ही होगा। मैंग किंग मिंग से अकेले लड़ने को बोलता है। किंग मिंग अपनी किंग स्वॉर्ड के साथ उससे लड़ने आ जाता है। क्विंग शुई और वाचिंगो भी उसकी मदद के लिए आते हैं, पर वो नकाबपोश उन्हें रोक देता है। किंग मिंग मैंग और क्विंग शुई को मारने ही वाला होता है कि कस्टोडियन ऑफ लॉ उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो तलवार उसके हाथ में आ जाती है। बाइजुआ उस पर हमला कर देते हैं और तलवार खुद ले लेता है। जब कस्टोडियन ऑफ लॉ बाइजुआ के आगे नहीं टिक पाता, तब वो और नकाबपोश हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। मैंग अपने भाई के पास आता है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। क्विंग शुई उसे समझाती है कि शायद यही उसके लिए बेस्ट था। तभी वहां डोंगफंग के साथ जनरल ली आते हैं। मैंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। जनरल ली कहते हैं कि बगावत वाले दिन ग्रैंड स्कॉलर ने मेरी जान बचाई थी। मैंग कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। डोंगफंग कहता है अगर ऐसा नहीं किया होता तो आपके खिलाफ आने वाली और सेना को हम रोक कैसे पाते। वाचिंगो कहती है मतलब तुमने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। कुछ समय बीत जाने के बाद मैंग दोबारा सू राज्य का राजा बन जाता है और अब वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगता है। क्वीन शुई ऑनरेबल सुपीरियर से कहती है कि वो मैंग के साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वो चैंग लियू वापस नहीं जाएगी। बाइजुआ मान जाता है और कहता है उसकी राजकुमारी होने की जिम्मेदारियां वो समझता है। बाद में बाइजुआ अपने बाल बना रहा होता है, तब वाचिंगो वहां आकर अपने टीचर की मदद करती है और उन्हें अब जू माउंटेन चढ़ने के लिए बोलती है। बाइजुआ तैयार हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 20 और 21 खत्म हो जाता है।